theme on which I want to talk to you is about your own development. मैं आपसे आपके ही डेवलपमेंट के टॉपिक के ऊपर बातचीत करना चाहती हूँ. It is most important thing for all of us to engage into our own development. Every day, जिस दिन आप शाम को आपको लगे कि आज पूरे दिन में कुछ नहीं सीखा, वो दिन बर्बाद हो गया. रोज कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करनी है. आजकल तो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इतना ज्ञान बहता रहता है. इतने लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें भी शेयर करते रहते हैं, हम चाहें ना चाहें. हालांकि मैं ये मानता हूँ, मेरी अपनी प्रैक्टिस भी ये रहती है कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि फेसबुक, ट्विटर और इस प्रकार की एक्टिविटीज़ के लिए एक टाइम अलोकेट करता हूँ कि 15 मिनट या आधे घंटा या 1 घंटा, इसके ऊपर मुझे इससे ऊपर नहीं, क्योंकि ये एक इंडल्जेंस है, एक नशा है. वंस यू गेट इन्वॉल्व यू फॉरगेट अबाउट टाइम. आप एक बार अगर फेसबुक, सोशल मीडिया के पेज खोल के बैठ जाते हो, आप खुद भूल जाते हो, और एक के बाद एक आपका टाइम यूं वेस्ट हो जाता है, पता ही नहीं चलता. और एट द एंड ऑफ द डे आपको लगता है कि यार कुछ किया नहीं मैंने. जीवन में हम सब लोग कैसे ज्यादा सीखते हैं? पढ़ने से कम सीखते हैं, प्रैक्टिकल से ज्यादा सीखते हैं, व्यवहार से ज्यादा सीखते हैं. अपने घर में अगर हम देखें तो हम सबसे ज़्यादा सीखे थे जब तक हमारी उम्र 10 साल तक की थी. जब तक 6 साल तक की थी तब तक तो हम बहुत ज़्यादा सीखे, बहुत ज़्यादा सीखे. सबसे ज़्यादा हमारी लर्निंग की स्पीड तब थी जब हमारी उम्र 6 साल तक की थी. जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, लर्निंग की स्पीड कम होती गई, क्योंकि अब हम खाली पढ़ने का काम कर रहे हैं. पढ़ने में लर्निंग कम होती है. लर्निंग का मतलब क्या है? लर्निंग का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है. लर्निंग का मतलब है रिजल्टेंट चेंज. मैंने कुछ पढ़ा और उससे मेरे अंदर कोई चेंज आया तो लर्निंग हुआ. मैंने किताब को पढ़ा लेकिन मेरे अंदर उससे कोई बदलाव नहीं आया तो फिर लर्निंग कहाँ? लर्निंग कब होगी? लर्निंग तब होगी जब मैंने कुछ पढ़ा और उसी अनुसार मैंने अपने आप को ढाल लिया, अपने आप को बदल लिया. जब मैं क्लास 6ठी में था या 8वीं में था या 12वीं में था, तो मैं जो भी पढ़ता था उस अनुसार अपने आप को ढाल. इंग्लिश की किताब पढ़ी, इंग्लिश में बोलने की कोशिश की. तब इंग्लिश नहीं आती थी, थोड़ी बहुत इंग्लिश में बोलने की कोशिश की, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, वो लर्निंग हो गई. आज हम पैसिव बन रहे हैं. पैसिव कैसे? लोग इंफॉर्मेशन देते रहते हैं हमें, कोई व्हाट्सएप पे, कोई ट्विटर पे, कोई लिंक्डइन पे, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, ज्ञान देते हैं. वो अपनी तरफ से हमारी मदद करने की कोशिश करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनका भी धन्यवाद है. लेकिन हमें फायदा नहीं मिल पा रहा है उससे, हमारे अंदर बदलाव नहीं आ रहा. हम एंटरटेनमेंट के लिए उनको पढ़ लेते हैं, खुश हो जाते हैं, मुस्कुरा देते हैं, लेकिन इस क्षणिक एंटरटेनमेंट से कोई बड़ा फायदा नहीं होने वाला. बात तो तब हो जब हमारे अंदर चेतना के तार जगे, हमारे अंदर की जो चेतना है वो जागृत हो. अब तो देखो मजा है. तो उसके लिए क्या करें? वापस एक बार समझें प्रोसेस ऑफ लर्निंग और वापस बचपन की तरफ लौट चलते हैं. हम लोग जब छोटे थे, छोटे मतलब 6 साल की उम्र तक, 8 साल की उम्र तक, 10 साल की उम्र तक, मनोविज्ञान कहता है 6 साल की उम्र तक तो हम बिल्कुल रिसेप्टिव होते हैं. जो भी व्यक्ति हमको जो सुझाव देता है हम उसको स्वीकार कर लेते हैं. उस अनुसार अपने आप को तुरंत सीखने के प्रयास में लग जाते हैं. सीखने की प्रक्रिया में हर पल सामने वाले की बात को भी स्वीकार करते हैं और प्रयास भी करते हैं. छोटे बालक को देखिए आप, माँ, पिता उनके सुझावों को अपने स्तर पर लागू करने की कोशिश करता है, खड़े होने की कोशिश करता है, बोलने की कोशिश करता है, लिखने की कोशिश करता है, ड्राइंग करने की कोशिश करता है. और ये सब काम वो सीखता जाता है और उसके अंदर बदलाव आता जाता है. ये लर्निंग है. लर्निंग वहाँ वाकई लागू रहती है
लर्निंग के लिए देखिए आपने 3 चीजें बहुत जरूरी थी। पहली रिसेप्टिव, क्या जो कुछ भी इनपुट आ रहा है उसको आप सुनने के लिए, अपनाने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो। दूसरा प्रयास, खुद का प्रयास। छोटा बालक है, उसको पता है ये काम मुझसे नहीं होगा, लेकिन माता पिता ने बताया, एक ड्राइंग करके बताई, एक चित्र करके उकेर के बताया, हम उसके देखा देखी छोटा सा बालक पेंसिल उठाता है, चित्र उकेरने की कोशिश करता है। वो जानता है अभी उसको नहीं आता है, उससे नहीं चित्र उकेरा जाएगा, लेकिन वो कोशिश करता है, बार बार कोशिश करता है। तो ये लर्निंग की 2 चीजें बहुत जरूरी है। पहला रिसेप्टिव, कि आप सीखने के लिए वाकई इच्छा रखते हो। दूसरा प्रयास, आपने उसके लिए प्रयास शुरू कर दिया खुद अपने हाथों से। देखिए लर्निंग का सीधा संबंध आपके हाथों से है। भगवान ने हमको ये जो हाथ दिए हैं, इन हाथों का एक्शन हमारी लर्निंग के साथ में बहुत जरूरी है। हाथ पांव जितना एक्टिव होते हैं, लर्निंग उतनी ही फास्ट होती है। ठीक है। और तीसरी बात, मॉडिफिकेशन, फीडबैक, कोचिंग, तो ये तीनों चलती रहती है। हमने एक छोटे बालक ने एक पेंटिंग बनाई, पेंटिंग बना करके उकेरी, अब उसी अनुसार उसको शाबाशी मिली, मार्गदर्शन मिला, एक पेज और मिल गया, एक पेंसिल और मिल गई, और उसने फिर लर्निंग चालू कर दी। जीवन लर्निंग का नाम है। पूरा जीवन अगर हम ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे तो आगे बढ़, जीवन में लर्निंग कभी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों, हम लोगों को कई बार लगता है, शायद आप लोगों को भी लगता होगा, कि हम दूसरों से सीखते हैं। ये गलतफहमी है। सीखने का काम अपने अंदर होता है। दूसरे लोग हमें सिर्फ गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। लर्निंग कम्स फ्रॉम इनसाइड। प्रोसेस ऑफ लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम इनसाइड। सीखने की प्रक्रिया अंदर से शुरू होती है, और जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं, हम अपने आप को ही डिस्कवर करते जाते हैं। हमारे ज्ञान बाहर से नहीं आता, ज्ञान अंदर से ही आता है। लेकिन बाहर से इंस्पिरेशन आती है, प्रेरणा आती है, गाइडेंस आता है, हमें हेल्प मिलती है बाहर से। तो सीखने की ये जो प्रक्रिया है, इसकी शुरुआत और इसके आगे की ट्रांसफॉर्मेशन की रास्ते, ये सब अंदर से ही शुरू होते हैं। तो दोस्तों एक बात समझ लीजिए, इफ यू से यू आर लर्निंग, यू आर रीडिस्कवरिंग योरसेल्फ। अगर आप ये कहते हो कि मैं कुछ सीख रहा हूं, तो आप क्या है, आप अपने आप को ही रीडिस्कवर कर रहे हैं। यू आर रीडिस्कवरिंग योरसेल्फ। और प्याज का एक टुकड़ा उठाइए, प्याज का उठाइए, प्याज के एक छिलके को उतारिए, एक और छिलके को उतारिए, एक और छिलके को उतारिए। आप देखेंगे प्याज के हर छिलके एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा फर्क है, और उस अनुसार प्याज का रंग आपको बदलता नजर आएगा। वैसे ही हमारे अंदर लर्निंग होती है। हम पूरी तरह से अज्ञान से घिरे हुए हैं। ज्ञान हमारे अंदर है, लेकिन उसके ऊपर अज्ञान की परतें लगी हुई हैं। तो जब हम लर्निंग करते हैं, तो अपने ऊपर जो अज्ञान की परत है, इसको हटाते जाते हैं। एक परत हटाई, दूसरी परत हटाई, और जैसे जैसे हम अज्ञान की परत को हटाते हैं, हम अपने आप को और ज्यादा खुश पाते हैं, हल्का पाते हैं। जो जितना ज्यादा सीखता है, वो उतना ही हल्का हो जाता है। जो जितना ज्यादा सीखता है, वो उतना ही विनम्र हो जाता है। आपने सबने सुना होगा, विद्या ददाति विनयम। मतलब क्या? अगर आपने विद्या ग्रहण की, तो आप और हल्के हुए, क्योंकि आपने अपने ऊपर जो अंधकार था, अपने ऊपर अज्ञान था, उसका एक छिलका उतार के फेंक दिया। ज्ञान आपके अंदर है, पहले से ही है, लेकिन उसके ऊपर अज्ञान घिरा हुआ है। तो जब आप नॉलेज एक्वायर करते हो, जब आप लर्निंग एक्वायर करते हो, तो क्या करते हो? अपने ऊपर के अज्ञान को उतार देते हो,
अपने आप को रीडिस्कवर करते हो, और जैसे ही आप अपने आप को रीडिस्कवर करते हो, आप और अपने आप को हल्का महसूस करते हो, अपने आप को और ज्यादा खुश महसूस करते हो, अपने आप को और ज्यादा विनम्र महसूस करते हो। ये विनम्रता ज्ञान का सिनोनिम है। जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं, विनम्रता बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम ज्ञान की तरफ बढ़ते जाते हैं, हम और ज्यादा हल्का महसूस करते जाते हैं। देयरफॉर विद्या ददाति विनयम। और अद्भुत है ये, हम और आप सभी इस दुनिया के लिए बन करके आए हैं। ईश्वर ने हमको एक निमित्त के साथ, ईश्वर ने हमको जन्म दिया है। ये निमित्त हमने बनाया है, हमने ईश्वर को रिक्वेस्ट किया है, या ईश्वर ने हमको बनाया है, कुछ भी है कुछ ऐसा ही। तो जिस हम में से हर व्यक्ति कोशिश यही करता है टू गिव कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड। हम दुनिया के लिए कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं और बदले में हमें रिवार्ड मिलता है। जो व्यक्ति दुनिया को ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे पाता है, उसको रिवार्ड उतना ही ज्यादा मिलता है। अब आप देखिए, हम कोई व्यक्ति छोटी जॉब लेकर के बैठा है, वो एक बार में 10 लोगों की मदद कर पाता है। कोई व्यक्ति सीईओ की पोस्ट पे जाके बैठता है, वो एक साथ 10,000 लोगों की मदद कर देता है। तो उसकी सैलरी भी ज्यादा, पैकेज भी ज्यादा, रेस्पेक्ट भी ज्यादा, इम्पैक्ट भी ज्यादा, इन्फ्लुएंस भी ज्यादा। कोई व्यक्ति बहुत बड़े स्केल पे काम करता है। अब मैं आपके सामने जैसे बात करता हूँ पाठक साहब के बारे में, बिंदेश्वर पाठक। बिंदेश्वर पाठक जी का नाम शायद आपने नहीं सुना, और सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की कहानियां अखबारों में कम आती है, लेकिन आनी चाहिए। ये जमाने को बदलने वाले लोग हैं। बिंदेश्वर पाठक ने पूरे भारत में सुलभ शौचालय के नेटवर्क एस्टेब्लिश कर दिए। किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाइए, किसी भी बस स्टैंड पे जाइए, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, साफ स्वच्छ टॉयलेट नहीं मिलता था, अब मिलता है। सुलभ शौचालय की प्रेरणा से सुलभ शौचालय संचालित करता है। ये सुलभ शौचालय क्या है? ये सरकार की कंपनी नहीं है, ये बिंदेश्वर पाठक जी के द्वारा स्टार्ट किया हुआ स्वयंसेवी संगठन है। सुलभ शौचालय पूरे देश के अंदर अद्भुत काम करता है। सुलभ शौचालय के अद्भुत काम के बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम। वाकई अद्भुत ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इस अद्भुत ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले कौन? बिंदेश्वर पाठक। तो मैं आपसे यही अनुरोध कर रहा हूं कि हमें कोशिश करनी है ऐसे लोगों के बारे में जानने की, बिंदेश्वर पाठक जी के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में। अब इनसे हमें प्रेरणा मिलेगी, इनसे हमें पता लगेगा कि हमें आगे जीवन में कैसे बढ़ना है, हमारी जिंदगी का आगे का रास्ता कैसा, वो हमें। काम के क्षेत्र हर एक के अलग होते हैं। हम में से कोई भी बिंदेश्वर पाठक नहीं बन सकता, ना हम में से कोई बिंदेश्वर पाठक बन पाएगा। वो अद्भुत है, उन्होंने जो ऊंचाइयां हासिल की है वो हासिल हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम कोई और काम करेंगे, हम किसी और क्षेत्र में जाएंगे। हम में से हर व्यक्ति कोई ना कोई अपना क्षेत्र चुनेगा, और कोई ना कोई ऐसा काम जिससे वो हर व्यक्ति अपने आप में एक मिसाल बन जाएगा। जो व्यक्ति जितना बड़ा काम करेगा उसको उतना ही सम्मान मिलेगा। आप सबने एक्सचेंज प्रोसेस पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक्सचेंज प्रोसेस के बारे में लिखा हुआ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है? एक्सचेंज। एवरी ट्रांजैक्शन इज एन एक्सचेंज। हर ट्रांजैक्शन एक एक्सचेंज होता है। मैं तो कहता हूं लाइफ इज आल्सो एक्सचेंज। पूरी जिंदगी एक्सचेंज ही है और कुछ नहीं। आप जमाने को देते हो, जमाना वापस आपको देता है। आप जितना जमाने को देते हो, जमाना उससे 10 गुना आपको देता है वापस। आप में देने की क्षमता है, जमाना आपको खूब देगा वापस। ये निश्चित मानिए, एक्सचेंज प्रोसेस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। बिंदेश्वर पाठक ने पूरे देश के अंदर सुलभ शौचालय इतनी जबरदस्त क्रांति कर दी,
और देश ने भी उनको अनेकों सम्मान दिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। आप और हम कल्पना ही नहीं कर सकते उन ऊंचाइयों के ऊपर वो पहुंच गए। हर व्यक्ति के लिए सम्मानीय व्यक्ति बन गए। तो सम्मान एक्सचेंज प्रोसेस का परिणाम है। आपको समझना है आप किस प्रकार जमाने की ज्यादा मदद कर सकते हैं। आपको ये पता लगाना है, आपको ये पता लगाना है कि कैसे आप जमाने के लिए अद्वितीय व्यक्ति बन सकते हैं। अगर आप में से कोई व्यक्ति खिलाड़ी है तो वो खेल खेल के अंदर इतने अच्छे काम कर लेता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाता है देश के लिए और देश के लिए मेडल जीत करके लाता है। आप में से कोई व्यक्ति साइंटिस्ट है, आप में से कोई व्यक्ति इंजीनियर बनता है, आप में से कोई व्यक्ति फाइनेंशियल एनालिस्ट बनता है, कोई रिसर्चर बनता है, कोई बिजनेस एनालिस्ट बनता है, कोई कंपनीज का मार्गदर्शक बनता है। यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग। जो भी काम आप करते हो उससे आप हेल्प करते हो। यू हेल्प, द मोर यू हेल्प द मोर इज योर ग्रोथ, द मोर इज द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी। आपका सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए जो कंट्रीब्यूशन है दैट विल डिसाइड योर ओन डेवलपमेंट। सो देयर इज पैरेलल ग्रोथ। आपकी और आपकी सोसाइटी की दोनों की ग्रोथ साथ साथ चलती रहती है। विकसित देशों में, अमेरिका जैसे देशों में फर्क क्या है हमसे, वहां कंट्रीब्यूशन के अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है। यू आर एबल टू कंट्रीब्यूट मोर, तो आपको रिवार्ड भी ज्यादा मिल जाता है। आप बहुत बड़े स्केल के ऊपर समाज की हेल्प कर सकते हो, ब्रह्मांड की हेल्प कर सकते हो, दुनिया की हेल्प कर सकते हो, और देयरफॉर योर फाइनेंशियल रिवार्ड्स आल्सो इंक्रीज ट्रेमेंडसली। छोटे देशों में, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में आपके पास कंट्रीब्यूशन की अपॉर्चुनिटीज कम है, बट उससे क्या फर्क पड़ेगा? आप जहां पर भी काम करते हो, जितने स्केल पर भी काम करते हो, उसके अंदर क्वालिटेटिव डायमेंशन पर फोकस करते हुए और ज्यादा बेहतरीन काम करिए। देखने का नजरिया बदल डालिए। नजरिया बदला, जमाना अपने आप पूरा बदल गया। एक व्यक्ति सिर्फ मॉनेटरी एस्पेक्ट्स देखता है, सैलरी एस्पेक्ट देखता है। अगर आप सैलरी एस्पेक्ट से देखोगे तो शायद आपके मन में पूरी जिंदगी एक फ्रस्ट्रेशन रहेगा, हताशा रहेगी, निराशा रहेगी। अरे मेरा वो दोस्त वो अमेरिका चला गया, वो अमेरिका गया और मुझसे 10 गुना ज्यादा कमा रहा है, और मैं यहाँ रह गया, इस छोटे शहर में रह गया, और मेरी तनख्वाह तो सिर्फ इतनी है। ये आपके अंदर ही नेगेटिविटी पैदा कर देगी, आपके अंदर हताशा पैदा कर देगी। तो दृष्टिकोण को बदल डालिए और आप ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे, ज्यादा खुशहाल रह पाएंगे। खुशहाली का नजरिया बदल जाता है। आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है किस तरह से आप क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पे, क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पे आप बेहतरीन कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। और अगर आप क्वालिटेटिवली आप बेहतरीन कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, यू हैव आल्सो क्वालिटेटिव रिजल्ट आपको मिल रहा है, और उस रिजल्ट के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। देखिए दुनिया में, देखिए हम ये देखते हैं, जैसे आप बहुत बड़े पहाड़ों के बीच में जाकर के खड़े होकर के एक आवाज निकालो, हल्की सी आवाज, और वो आवाज इतनी गूंजती है और पूरी माउंटेन में आवाज आने लग जाती है। आपने बोला हो, और वो हर तरफ से आवाज आएगी, हो 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 हो, क्योंकि सारे पहाड़ों से टकरा करके वो आवाज गूंजती है। ऐसे ही ये दुनिया चलती है। इस दुनिया में इको बहुत है, जबरदस्त इको है। आपने एक पॉजिटिव काम किया, उसके बारे में लोगों के साथ में शेयर किया या बताया, और पूरी दुनिया में एक पॉजिटिव ट्रेंड बनने लग जाती है। और ये इको बड़ा अच्छा है। मैं तो आप सबसे अनुरोध करता हूँ, आप अपना मौन छोड़िए। आप अपना जो मौन है उसके कारण दुनिया का बहुत नुकसान कर रहे हो यार। आप एक अच्छा काम करते हो, उसको दुनिया के साथ में शेयर करिए। आप मौन रहते हो, वर्ल्ड में पता ही नहीं चलता। आज हम अखबार उठाते हैं, निगेटिविटी को हो रही है हर तरफ।
निगेटिविटी को कैसे हो रही? आप अखबार उठा के देखिए, पहली लाइन, फला फला व्यक्ति ने फला फला व्यक्ति का मर्डर किया। अगला पेज खोलिए, रेप। अगला पेज खोलिए, ये लड़ाई झगड़ा हो गया, कम्युनल राइट्स हो गए। बंगाल के अंदर एक पार्टी के लोगों ने दूसरी पार्टी के लोगों का कत्लेआम कर दिया। इतनी नेगेटिविटी को हो रही है, इतनी नेगेटिविटी को हो रही है। मैंने तो लोगों को रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, कृपया करके ये अखबार देखना बंद करो। सुबह सुबह आपको अखबार देखने हो, शाम को देखना, सुबह ही खराब कर दोगे, पूरा दिन ही खराब हो जाएगा। क्यों? अरे सुबह की शुरुआत तो अच्छे इरादों के साथ में होनी चाहिए ना, पॉजिटिविटी के साथ में होनी चाहिए ना, एक पॉजिटिव इको होना चाहिए ना सुबह सुबह। कहां से होगा पॉजिटिव इको? पॉजिटिव इको लाने के लिए आप जैसे लोग चाहिए जो कुछ क्रिएटिव करें और उस क्रिएटिव को दुनिया के सामने बताएं। इस मामले में सोशल मीडिया का धन्यवाद। सोशल मीडिया पर लोग पॉजिटिविटी बहुत शेयर कर रहे हैं। तो कभी कभी मैंने आपसे बताया कि मैंने समय का एक लिमिट तय करके रखा है, आधे घंटे बस या 1 घंटे फेसबुक के लिए या ट्विटर के लिए या इसके लिए, लिंक्डइन के लिए या दूसरे सोशल मीडिया के लिए 1 घंटे का समय। अब आजकल थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाना पड़ जाता है कई बार, पर एक लिमिट। लेकिन उस लिमिट में भी जैसे ही खोलते हैं, लोग पॉजिटिविटी शेयर कर रहे होते हैं और वो पॉजिटिविटी देखते हैं तो जाना वसूल हो जाता है। कैसे? अभी बीच में एक पोस्ट पड़ी कि एक लड़की, बीकानेर शहर में एक छोटी सी लड़की को, स्कूल जाने वाली लड़की को, अपने घर के बाहर एक कबूतर पड़ा मिला जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। मौत पक्की थी उसकी, क्योंकि उसके कोई पाँव पंख वगैरह कट गए थे। उस छोटी सी गुड़िया ने उस कबूतर को उठाया, अपने घर में लाई, पानी वानी पिलाया, दाना पिलाया, उसका साल संभाल किया, कुछ दिन तक उसकी देखभाल की। वो कबूतर फिर से उड़ गया और वो गुड़िया मुस्कुरा उठी। मैंने कहा पूरी प्रकृति मुस्कुरा उठी, पूरी दुनिया मुस्कुरा उठी, क्योंकि उसने वो खबर व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दी, सोशल मीडिया पे भी शेयर कर दी, फेसबुक पर भी शेयर कर दी। एक तरफ पॉजिटिविटी फैल गई, चारों तरफ निगेटिविटी को हो रही थी, तो किसी ने पॉजिटिविटी को कर दी, किसी ने पॉजिटिविटी को कर दी। किसी दूसरे बंधु ने पक्षियों के लिए पीने के लिए, पक्षियों के पीने के लिए पानी रखना शुरू किया और उसके फोटो शेयर किए। एक पॉजिटिविटी फैली, अनेक लोगों ने देखा देखी वो काम शुरू किया। मैंने भी कई काम शुरू किए। मैंने एक बार देखा कि जहां दीवारों के अंदर बड़े बड़े छेद डाले हुए थे, वहां वो छेद पक्षियों के रहने की जगह बन गई थी। अब गौरैया जैसी चिड़िया के लिए तो जगह ही नहीं बची, सब घर पैक हो गए। पूरा कांच का भवन, कांच का भवन दिखने में तो अच्छा है, लेकिन फायदा क्या? सूरज की रोशनी उसमें जा नहीं सकती, हवा उसमें जा नहीं सकती, प्रकृति से पूरा कनेक्शन नहीं है, चिड़िया उसमें जा नहीं सकती। ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ गौरैया चिड़िया को। जब हमारा बचपन था तो हर घर के अंदर गौरैया चिड़िया बैठी रहती थी, अपने घोंसले बनाती, अपने बच्चे पालती, चुक 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 पूरे दिन चहल चहल सुनाती रहती है अपनी चू 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 चू, और उनके झगड़े, उनके खटपट सब चलते रहते थे। अपने तिनके लाती रहती, अपने घोंसले बनाती रहती। अब वो दिन हवा हुए, क्योंकि अब गौरैया किसी घर में एंट्री नहीं मार सकती। लेकिन अब गौरैया जाए तो जाए कहाँ? तो दीवारों में जहां जहां छेद छोड़े हुए हैं, वहां गौरैयाएं अपना घोंसला बना लेती हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट करना शुरू किया, क्योंकि उनकी गौरैयाओं के लिए और कोई जगह ही नहीं बची, पेड़ बहुत कम है, और गौरैयाओं को जिस प्रकार का घोंसला बनाना होता है वो कई बार पेड़ों पर बन भी नहीं पाता है। तो पेड़ बहुत कम हो रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान हम लोग पहुंचा रहे हैं। नए पेड़ खड़े होंगे तब तक समय लगेगा,
सड़कें चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हटाओ फिर। तो अब ये गौरैयाएं कहाँ जाए? तो मैंने एक फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट डाला, रिक्वेस्ट किया लोगों से कि भाई तुम लोग जब ये दीवार बनाओ, इस दीवार के ऊपर, इस दीवारों में जहां तुम्हारे काम ना आए, कृपया करके छेद रख दीजिए, इतने इतने पाइप, इतने छेद रख दीजिए या पाइप डाल दीजिए, ताकि उनमें गौरैयाएं आकर के अपना घोंसला बना सकें, सलामत रह सकें। तो एक पॉजिटिविटी फैलनी शुरू हुई। पता नहीं किसी को पसंद आई नहीं आई, कौन इम्प्लीमेंट करेगा कौन ना करेगा, लेकिन कोई बात नहीं। जब हम पूरी दुनिया के कल्याण की कामना करते हैं, हर व्यक्ति के कल्याण की कामना करते हैं, हमें बड़ी आत्मिक खुशी महसूस होती है और दुनिया में एक पॉजिटिविटी फैल जाती है। ये पॉजिटिविटी वाइब्रेट करती है, इको होती है और चारों तरफ खुशियां फैला देती है। तो हम सबको ये काम करने हैं, जितनी हम पॉजिटिविटी फैलाएंगे उतना ही हमें बेनिफिट मिलेगा। आपने कभी इंटरव्यू दिया है? कभी इंटरव्यू दीजिएगा। जब आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हो, आप महसूस करेंगे कि आपने जो जवाब दिए उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पता नहीं क्यों, या तो आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया या मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कई बार आपको ऐसा लगेगा, इंटरव्यू में आपको लगेगा यार क्वेश्चंस के उत्तर तो अच्छे नहीं दिए, लेकिन लग रहा है कि सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हम उस स्टैंडर्ड को तो कभी पा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम जैसे ही इस स्टैंडर्ड को पहुंचते हैं वो स्टैंडर्ड और ऊपर उठ जाता है। और इंटरव्यू लेने वाले इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिससे आप फंस जाओ। जैसे ही आपने कहा नहीं साहब मुझे नहीं आता, वो बड़ी एक कुटिल से मुस्कान से देखेंगे आपको और उनको लगेगा बस अब इसने हिम्मत हार दी। तो इंटरव्यू में आप हिम्मत हारेंगे, ना करेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन इसके बावजूद भी कई बार आपको लगेगा कि यार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये किस कारण से होता है? ये इस कारण से होता है कि एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, आप एक अपनी बातचीत से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने कम्युनिकेशन से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन एक्सप्रेस करते हो और वो पॉजिटिव वाइब्रेशन सामने वाला व्यक्ति कैच करता है। इसीलिए आजकल बॉडी लैंग्वेज की ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। बॉडी लैंग्वेज से आप पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करना सीख जाते हैं, पॉजिटिविटी को फैलाना सीख जाते हैं। बॉडी लैंग्वेज एक आर्टिफिशियल टेक्निक है। नेचुरल टेक्निक तो यह है कि आप रेगुलरली पॉजिटिविटी में ही लगे रहो। अगर आप हर दिन पॉजिटिविटी में लगे रहते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज अपने आप पॉजिटिव रहती है। लेकिन आप ये सब नहीं कर पाते हो, दिन रात अखबारों को पढ़ते रहते हो, सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी जो फैल रही है उसको देखते रहते हो, चिंता करते रहते हो, परेशान रहते हो, आपका जो है ग्राफ नीचे नीचे आ जाएगा, बॉडी लैंग्वेज अपने आप नेगेटिव हो जाएगी। तो फिर आपको कोई ट्रेनर की जरूरत है, फिर आप मेरे पास भी आ सकते हो। मेरे कई दोस्त हैं जो बॉडी लैंग्वेज की ट्रेनिंग देते हैं, उनके पास भी जा सकते हो। हम लोगों का यही काम है, हम आपको इसीलिए मार्गदर्शन देते हैं। जब किसी की इंटरव्यू की